सौरभ जी बताएं कि मामला क्यों शांत नहीं हो रही है, क्या आप भी जो है केंद्र में आप लोग विपक्ष में हो, इस मामले को लेकर जो है कि विपक्ष क्या कर रही है? देखिए, हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी वहाँ गए थे और हमारे कांग्रेस के और जो बड़े नेता हैं, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, वो लगातार इस चीज़ का संसद में भी विरोध करते रहे और सरकार की इस नाकामी को बताते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है नागेंद्र भाई, आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत गंभीर बात है, बहुत अच्छी बात है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को ये बोलने को मिल रहा है। जज्बा होना चाहिए। मैं पहले ही बताया कि घटनाएं हो सकती है, लेकिन उन घटनाओं को विभिन्न राज्यों का या पूर्व राज्यों का आप उदाहरण देके आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तत्कालीन समय में जिन सरकारों में ऐसे घटनाएं हुई, उन्होंने अपना उसमें उन घटनाओं को नियंत्रित किया और यदि नहीं भी किया होगा तो उन्हें उसका परिणाम भोगना पड़ा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ पे जज्बा इसलिए होना चाहिए। मेरे भाजपा के साथी इस चीज़ का उदाहरण क्यों नहीं देते कि अभी याद होगा कि आपको एक समय पंजाब जल रहा था। पंजाब जब जल रहा था, पंजाब में आतंकवादी घटनाएं कैसे हो रही थी सभी जानते हैं। यदि उस समय हमारी आयरन लेडी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, हम आयरन लेडी कहते हैं, वो यदि अपने पीएमओ कार्यालय में वो भी चुपचाप बैठ जाती, मूक दर्शक बने और आराम से जब मामला ठंडा हो जाएगा या किसी चीज़ का इंतजार करती, तब तो देश का हो गया था। आज जो पंजाब, खुशहाल पंजाब दिख रहा है, वो हमारे सामने ऐसा रहता क्या? कभी नहीं। इंदिरा जी में जज्बा था और आप और हम सब जानते हैं कि उनके कड़े रिएक्शन के कारण उन्होंने उस पंजाब की समस्या को हल करने के लिए, आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए कड़े कदम उठाए और उन्हें इसके लिए अपनी शहादत भी देनी पड़ी। तो मेरे भाजपा के साथी इन चीज़ों का, पूर्ववर्ती सरकार के इन चीज़ों का, इन नेताओं का उदाहरण क्यों नहीं देते? देना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े और इतने सक्षम है और इतने बड़े पद है। हमारे प्रधानमंत्री पद हमारे देश का कोई छोटा मोटा, कोई सामान्य बात है? हमारे देश के गृह मंत्री इतने बड़े पद में सुशोभित हैं, उनके लिए मैं सोचता हूँ मणिपुर नियंत्रित ये बताएं कि वहाँ जो समुदाय, दो समुदाय के बीच में जिस प्रकार से हिंसक जो हो रही है ना, तो जैसे कि अभी सोनी जी ने बताया कि वहाँ पे कन्वर्टेड होते जा रहे हैं और उन लोग, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ इस तरह का जो है कन्वर्टेड? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका और बहुत अच्छा है। हर चीज़ को आप धर्मांतरण और इन चीज़ों से आप जोड़ के आप बच नहीं सकते। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। यही हमारा छोटा छत्तीसगढ़ है। भारत के संविधान के अनुसार जिन्हें जिन्हें आरक्षण मिला है उन्हें मिला हुआ है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा वर्ग सवर्ण समाजों का है। क्या सवर्ण समाज यदि मांग कर दे कि हमको इन चीज़ों में आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो वो सरकारें या जो हमारी न्यायालय है जिस हिसाब से उसका निर्धारण होता है, या हमारी सरकारें वो करेंगी कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब सिर्फ सवर्ण लोग यदि आरक्षण का मांग कर दिए तो जिन भाइयों को आरक्षण मिले, क्या वो हमें मार काट देंगे, हमसे लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। कई बार कई समुदायों ने आरक्षण मांगा है, बड़ी शांति से वो कारण बताया होगा कि आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, लेकिन मारकाट कभी छत्तीसगढ़ में नहीं मची है। मैं चूंकि छत्तीसगढ़ में इसको उदाहरण दे रहा हूँ, देश में भी ऐसा नहीं हुआ है कभी। तो आपको अपने मांगने का हक है, निर्णय करना सरकार का है। तो हम हर चीज को धर्मांतरण से नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ आप देखिए, हमारे यहाँ हमारे भाई लोग हैं, जैसे कि बता रहे थे सोनी जी कि यहाँ जो है बस्तर में इस प्रकार की घटना हुई है, ऐसे करके बता रहे थे अभी। तो आपको क्या लगता है? देखो, भारत विभिन्न, जैसे बोलते हैं ना, गुलदस्ते में बहुत फूल सजे रहते हैं, वैसे ये देश भी है। और आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें इस भारत, ये लोकतंत्र में हमेशा हर धर्म के लोग रहेंगे, हर धर्म के लोग का अधिकार रहेगा। धर्मांतरण बहुत, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा मानता हूँ मैं, तो धर्मांतरण को कोई मुद्दा ही नहीं मानता मैं। सोनी जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है, और जैसे कि देश में सभी जाति धर्म के लोगों का रहने का अधिकार है, क्या आपको लगता है कि? देखिए, मेरा कांग्रेस के और हमारे कम्युनिस्ट से हमारे साथी विद्रोही आए हैं, अभी कह रहे थे कि भारत जो है गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। तो मेरा ये कहना है कि हमारा भारत जो है संविधान से चलता है। तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया? उसकी ज़रूरत क्यों है जब संविधान है तो, है ना? अगर भारत जो है सेकुलर है तो फिर इनके लिए संविधान अलग क्यों है? शरीयत कानून क्यों है? ये अपने हिसाब से कानून से क्यों चलेंगे? तो ये तो फिर संविधान को चुनौती है, पर्सनल लॉ बोर्ड और ये शरीयत का जो कानून है ना।
और अब आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म बन जैसे वहाँ पे दो समुदाय हैं। नहीं दो मैं सुनिए ना, उन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, मणिपुर हो चाहे भारत के किसी भी स्थान पर अगर ऐसी घटना होती है तो उसका मूल कारण है हिंदुत्व के मूल दर्शन को नकारने के कारण ऐसी घटना होती है। भाई साहब ने कहा कि नारियों का वहाँ मतलब उत्पीड़न होता है। पिछले डिबेट में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं की इज्जत ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, ईसाई मत में बता दे वो कि कौन सी देवी की पूजा होती है। इस्लाम में आपका नंबर आएगा तब बताइएगा, आप बता देंगे कि ईसाई धर्म में कौन सी देवी की पूजा होती है। हमारे यहाँ हमारे ऋग्वेद में लिखा है यत्र नार्यन्ते पुण्यते रमन्ते तत्र देवता। इस्लाम में कहीं पर लिखा तो बता दीजिए। वो व्यक्तिगत आचरण है, वो व्यक्तिगत लोगों का आचरण है। और एक चीज बता दीजिए, हमारे हम सैकड़ों हम ऐसे लिखा गिना दूंगा जिनको, सुनिए आप सुनते नहीं हो नहीं यार, उनको जवाब भी तो देना पड़ेगा। देखिए, मैं सैकड़ों नाम गिनवा दूंगा। वहाँ पे धर्मांतरण के विषय को लेकर क्या वहाँ पे हिंसा धर्मांतरण मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए, लंबे समय से वहाँ धर्मांतरण हुआ है, जिसके कारण से वहाँ इस चीज को इसका आप अध्ययन किए हैं कि नहीं किए हैं कि नागा और कुकी जो है रिफ्यूजी है, इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप पत्रकार हैं, आपने अध्ययन किया नहीं है? आप इतिहास पढ़िए फिर। उनको 1844 में बाहर से लाके बसाया गया है। कुकी और नागा जो है मूल निवासी भारत के नहीं है। मैतई जो है वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, वो भारत के मूल निवासी हैं। वो यहाँ पे हैं। उनका वोटर आईडी कार्ड बना होगा, वो सब चीज ठीक है ना? तो वोटर आईडी नहीं, मतदान देने का अधिकार तो आपके गंगा जमनी तहजीब कह देने से भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं बन जाएगा। अगर सेकुलर राष्ट्र हो जाता भारत ना, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दंगे नहीं होते, है ना? वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे कि लोग नारा नहीं लगाते, हम भारत माता की जय नहीं करके लोग नारा नहीं लगाते, है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मतांतरण के कारण लोगों के अंदर वैचारिक मतभेद आया है। हाँ, खून तो सबका लाल है ना, लेकिन मस्तिष्क सबका अलग है ना। सबका धर्म अलग अलग संदेश देता है। भैया ऐसा नहीं है, हम कहते हैं कि ये धरती हमारी माँ, और वो कहते हैं कि नहीं भैया हमारे में तो ईश्वर अल्लाह से बड़ा कोई चीज नहीं है। तो देखिए, वैचारिक मतभेद के कारण ही आज वहाँ दंगे हो रहे हैं। वैचारिक मतभेद, हाँ वैचारिक। क्या लगता है आपको वैचारिक मतभेद के कारण? वैचारिक मतभेद जी भैया, जैसे कि कहा जा रहा है कि शर्मा जी वैचारिक मतभेदों के कारण वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, विचारों में मतभेद हो सकते हैं और सिद्धांतों में भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दंगा उन चीजों का हल नहीं है। दंगा हमारे, आप देखिए, और राज्य हैं, वैचारिक मतभेद भी हैं। या अभी आपको और एक अच्छी बात बता रहा हूँ, धार्मिक मतभेद भी होते हैं। विभिन्न धर्मगुरु रहते हैं, अपनी अपनी बात करते ना, लेकिन इसका मतलब सब धर्म आपस में लड़ने लगेगा नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये पहले वर्षों से चले आ रहा है। अपनी अपनी सब परंपराएं हैं, अपने अपने धर्म है, अपने अपने सब इष्टों को मानते हैं और मानते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है आपको, वहाँ की सरकार या केंद्र की सरकार क्या लगता है कि संभाल पा रही है नहीं पा रही है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में तो, आप स्वयं पत्रकार हैं और लगातार मीडिया में जो आ रहा है आप देख रहे हो, संभाल पाती। यदि केंद्र की सरकार और डबल इंजन की राज्य सरकार संभाल पाती तो मेरे ख्याल से तो ये मीडिया में बातें ही नहीं आ पाती। तो संभाल तो नहीं पा रही है, सह सिद्ध है अपने आप में, इसीलिए तो ये सब बातें हो रही है सब जगह। बताएं विद्रोही जी, क्या जैसे कि बता रहे थे कि विचारधाराओं जो है, देखिए वैचारिक मतभेद पहले भी रहा है और रहेगा। और वैचारिक मतभेद जो है वही लोकतंत्र की सौंदर्यता है, वो लोकतंत्र की सौंदर्यता है। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी नेहरू के समय या अटल बिहारी के जो समय, वो सब जगह में वैचारिक मतभेद हुआ है, उसके ऊपर चर्चाएं हुई है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। रही बात अभी जो राजधर्म की, जो हम एक समय वो देख सकते हैं, जब गोधरा में जो कांड हुआ, गोधरा हत्याकांड के समय जब हुआ, तो उस समय आज की जो प्रधानमंत्री है वो उस समय मुख्यमंत्री थे। उस समय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने स्पष्ट मोदी जी को कहा था कि आप राजधर्म का पालन कीजिए, लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया। उस समय उस प्रधानमंत्री ने अपनी जो गोधरा की जो घटना है, उस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया था और उन्होंने मुख्यमंत्री को उसको रोकने की अपील भी किया था। विद्रोह जी, ये विषय से तो हटके हो जाएगा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इस बात में आ रहा हूँ। लेकिन आज जो मणिपुर जो जल रही है, मणिपुर जो जल रहा है, 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उसको राजधर्म भी याद दिला नहीं पाया। इसका मतलब वो तो राजधर्म का पालन करता नहीं है, तो राजधर्म कहाँ से दिला पाएगा? एक बात। दूसरी बात है कि जो वैचारिक मतभेद को कुचलने का काम जो है अभी हो रहा है हिंसा के रूप में।
ये आज वहाँ पर जो वैचारिक मतभेद है, कुकी मैती समुदाय के बीच में वैचारिक मतभेद है, उसको हिंसा का रूप दिया गया है। देश के भीतर, संसद के भीतर जो प्रधानमंत्री से या आरएसएस के विचारधारा से जो अलग व्यवहार करते हैं, जो अलग विचार रखते हैं, उसको पाकिस्तान जाने की धमकी दी जाती है, भारत छोड़ने की धमकी दी जाती है। उनके विचारों को सुनने या समझने की क्षमता उनके ऊपर नहीं है। और यह वैचारिक मतभेद जो ये बात बोल रहे हैं, ये वैचारिक मतभेद को कट्टर विचारधारा के रूप में ये परिवर्तित करके हिंसा कराते हैं और हिंसा इनकी फितरत बन चुकी है। सोनी जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जेएनयू में इनके विचारधारा के जो छात्र हैं वो दीवालों पर लिखते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, और ये आज कह रहे हैं कि जो इनके आरएसएस के विचार से विपरीत विचार रखता है उनको पाकिस्तान जाने की बात उनको की जाती है जिनको भारत माता की जय कहने की तकलीफ है, जिनको भारत वंदे मातरम से तकलीफ है, उनको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत है। हम इस बात को कहते हैं। और जिनको हम तो कहते हैं कि कसाब बनोगे तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, अगर भारत में रहना है तो भारत के प्रति निष्ठा रखना पड़ेगा और आपको कलाम बनना पड़ेगा। कलाम बनोगे तो लोग, हिंदू लोग आपको सर आंखों पर बिठाएंगे और आपको राष्ट्रपति बनाएंगे। सोनी जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, जिनका ये कहना है कि अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से घटना हो रही है, लेकिन वो जो है मणिपुर हिंसा को लेकर वो अपना कुछ वक्तव्य नहीं रखते, क्या है कारण? देखिए, इस चीज़ को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से कश्मीर में अराजकता फैलाई जा रही थी और वहाँ जो अराजकता करने वाले लोग थे, यासीन मलिक जैसे लोग थे, उनको बुलाकर हमारे देश के राष्ट्रपति यूथ आइकन का अवार्ड देते थे, आज वो जेल में बैठा है ना। तो और कश्मीर में राजनीति करने वाले लोग कहते थे कि 370 धारा को हाथ लगाकर देखो, खून की नदियाँ बह जाएगी, है ना। चैलेंज करते थे कि कोई लाल चौक पे तिरंगा नहीं लहरा सकता था। और आज आप स्थिति देख सकते हैं कि कश्मीर में ये खून की नदियाँ बहाने वाले कौन से कोने में है किसी को पता नहीं है, और 370 धारा हट गया और एक पत्ता भी नहीं हिला। तो हमको हमारे प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, जैसे कश्मीर को सुधारे हैं उसी तरह मणिपुर को भी सुधारेंगे। लेकिन मेरा ये आग्रह है कि भविष्य में, मैं जो कह रहा हूँ, मैं धर्मांतरण के कारण ऐसा हो रहा है ऐसा मेरा नहीं कहना है। मेरा ये आग्रह है, मेरा ये निवेदन है कि हमको वर्तमान की समस्या को वर्तमान समस्या को के इतिहास और उसके ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों को जानना होगा। सांप्रदायिकता के धार्मिक और ऐतिहासिक कारण को समझना पड़ेगा, तभी किसी समस्या का हल हम कर सकते हैं। सोनी जी बताएं कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों का जिस प्रकार से उदाहरण दिया जा रहा है, तो ये क्या सही है क्या? जबकि वहाँ पे जो हिंसा कई दिनों से चली आ रही है, पूरा जो है मणिपुर जल रहा है और बाकी राज्यों से उसकी तुलना की जा रही है। तो देखिए, टिप्पणी आपके चश्मे पर हो रही है। आप बंगाल के लिए अलग चश्मा लगाते हैं, है ना। माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, माँ बंगाल में हिंसा हो गई, पंचायत चुनाव में 50 लोग मर गए, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। राजस्थान में 4 लोग मर गए, घर में जलाग मार दिए, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मणिपुर में हिंसा हो गई, हाँ माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है, माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो आपका चश्मा क्यों अलग है? मणिपुर के लिए जो आप अलग चश्मा रखते हैं और बंगाल के लिए अलग चश्मा रखते हैं, कश्मीर में जब 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारकर भगाया जाता है तब आपका चश्मा काला वाला रहता है, आप मोतियाबिंद वाला चश्मा पहनते हैं, आपको नहीं दिखता। लेकिन मणिपुर में भाजपा की सरकार है तो आपको सब दिखता है, बंगाल में ममता बनर्जी है तो आपको कुछ नहीं दिखता है, कांग्रेस है राजस्थान में तो आपको कुछ नहीं दिखता। यूपी का भी यही हाल है। यूपी में क्या हुआ बताइए ना। अभी कुछ दिन पहले कुछ जो है नाबालिग लड़की के साथ, छत्तीसगढ़ में अभी कल की घटना है, एर्राबोर में 1 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। कहाँ है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी कहाँ है? क्या कर रही है सरकार? 1 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, आज के पेपर में पढ़ लीजिए, नई दुनिया के फ्रंट पेज में। उस पर क्यों चर्चा नहीं करते? लेकिन यूपी के लिए करेंगे, चश्मा ओरिजिनल वाला आ जाता है, मणिपुर के लिए ओरिजिनल वाला चश्मा आ जाता है। तो ये आप मणिपुर की तुलना हम दूसरे राज्य से नहीं कर रहे। हमारा यह कहना है कि आपकी प्रतिक्रिया देश के किसी भी कोने पर ऐसी घटना होती है तो आनी चाहिए, लेकिन आप राजस्थान पर चुप रहेंगे, नहीं देखिए बंगाल पर चुप रहेंगे, वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। मणिपुर का हिंसा कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, मैं मानता हूँ। अच्छा मतलब हत्या तो हत्या, अभी 48 लोगों की हत्या नहीं है। देखो इतने दिन से शांत था, और जो है जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 3 महीनों से, और वहाँ के जो 2 महीने से दूसरा क्या बोलते हैं, इंटरनेट पूरा बंद कर दिया गया। अभी बता दीजिए कि विधानसभा चुनाव हुए बंगाल में, चुनाव तो हर राज्य में होते हैं, बीजेपी भी 17-18 राज्यों में सरकार चला रही थी और हर जगह कई जगह हारने के बाद जीती है। दूसरी सरकार थी उसको हरा के लोग सरकार बनाए हैं बीजेपी के लोग, लेकिन कहीं पर भी हिंसा हुई क्या?
विपक्षी दलों से लोगों से मारपीट हुई क्या? बंगाल में चुनाव हुए विधानसभा के, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनकी महिलाएं और बच्चे असम भाग के गई, किसी विपक्ष दल के किसी नेता ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाए? इतने लोग मारे, इतने लोग उनके घर में लूटा गया, उनको जाके उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, हत्या की गई। राजनीतिक मतलब हाँ, कौन है? भाजपा कार्यकर्ता है, उसको लूटो। तुमने टीएमसी के खिलाफ काम किया, तुमको लूटो। तो भैया अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग हुआ है, 48 लोग तो रिकॉर्डेड मरे हैं और अनरिकॉर्ड तो किसी को पता नहीं है। तो 48 लोगों की हत्या नहीं है। तो भैया मेरा ये निवेदन है और हमारे दल का भी यही निवेदन आग्रह है कि भैया आपका चश्मा एक रहना चाहिए। बंगाल में भी आपको दिखना चाहिए और मणिपुर में भी दिखना चाहिए। मणिपुर की घटना दुर्भाग्यजनक है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्ष जो मणिपुर के लिए राजनीति कर रहा है, जैसे गिद्ध मांस के देख के दौड़ता है ना, गिद्ध राजनीति, जहाँ ये हमारा अवसर मिल गया। क्या सौरभ जी राजनीति हो रही है इस बात को लेकर? जैसे कि कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, विपक्ष राजनीति कर रही है, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बहुत आवेश में और चिल्ला के कोई बात कहूँगा तो वो बात सच नहीं हो जाएगी। मैं बहुत शांति से आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सम्मान से बताना चाह रहा हूँ। राजनीति अगर इसमें होती तो फिर तो मेरे ख्याल से देश के सैकड़ों मीडिया और सैकड़ों एंकर और हजारों बुद्धिजीवी वर्ग मणिपुर में क्या ये सब राजनीति कर रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि क्या पूरा मीडिया जगत इसमें राजनीति कर रहा है? और यदि वो टीवी में ये दिखा रहे हैं कि मणिपुर में ये हो रहा है, तो क्या हम मानेंगे हमारे मीडिया भाई भी राजनीति कर रहे हैं? चलो हम विपक्षी हैं, कांग्रेसी हर जगह राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे दोस्तों को, भाजपा के साथियों को कहना है, तो मीडिया फिर क्या मीडिया भी राजनीति कर रही है? मीडिया राजनीति नहीं कर रही। मीडिया जो मणिपुर में जो हो रहा है उसे स्पष्टता दिखा रही है। बस भाजपा के साथियों को इन्हीं चीज़ों से कष्ट है। मैं आपको पहले ही बताया, जज्बा होना चाहिए था। इंदिरा गांधी जैसे जज्बा दिखाइए। जब पंजाब जैसे जगह से आतंकवादी खत्म हो गए तो मणिपुर से ये घटनाएं मणिपुर में बिल्कुल रुकेंगे। लेकिन आप बहाना करके बाकी चीज़ों से ध्यान मोड़ के, अरे ऐसे राजनीति में यदि आप बहसों को लेते जाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। वर्तमान में मुद्दा मणिपुर है, मणिपुर कैसे जो जल रहा है वो थमे, इस चीज़ पे हमारा ध्यान होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ यदि आप सरकार में हो तो यदि आपको विपक्ष की भी सहायता लेनी पड़े तो भी लेना चाहिए। मैं बहुत पहले राजनीति जो संबंधों को लोगों के देखता हूँ, सुनता हूँ, ज़्यादा उतना ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन एक समय था, अटल जी का समय था, इंदिरा गांधी जी का, नेहरू जी का समय, इस समय जो होता था, पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे के प्रति सम्मान होता था और बड़ी बड़ी घटनाएं और बड़ी बड़ी यदि विपरीत परिस्थिति देश में जो आती थी वो भी नियंत्रण में आ जाती थी। मैं बोलता हूँ जज्बा इस बात का होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी और गृह मंत्री जी को भी, यदि वो इस जज्बे के साथ चले कि हमको यह मणिपुर की जो घटना है और इसे नियंत्रित करना है और सबको साथ लेकर नियंत्रित करना है, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं होगा। अंतिम हम विचार जानना चाहेंगे तेजराम जी का, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो विपक्ष इसमें राजनीति कर रही है, क्या आपको लगता है? देखिए कि इसको इस जो अमानवीय जो घटना है, इस अमानवीय घटना को कहीं पर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, इसको मानवता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा कि इसको पक्ष विपक्ष सब मिल करके इसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से इसको लेना चाहिए और बहुत ही संवेदनशील तरीक़ा से इस जो जलती हुई मणिपुर है उस पर मरहम लगाना चाहिए। उनकी जो पीड़ा है, वहाँ की जो औरतों की, महिलाओं की जो पीड़ा है, बहू बेटियों की जो पीड़ा है, उसके ऊपर जो हमारे जो हमदर्दी है, हमारे जो मानवता है, उस मानवता को प्रदर्शित करना चाहिए, मैं इतना कहूँगा। और इसके ऊपर ना कहीं पर वैचारिक मतभेद को लेकर के या कट्टरतावाद को लेकर के कहीं भी थोपा नहीं जाना चाहिए। इसको मानवीय दृष्टिकोण से अपनाते हुए इस समस्या का समाधान करना चाहिए। नागेंद्र भाई, एक वाक्य पिछले साल आया था, आपको ध्यान होगा, उमर खालिद ने एक बयान दिया था कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। कैसे काट देंगे? जैसे मुर्गे का धड़ से सर हम अलग करते हैं ना, वैसे उसको अलग कर देंगे करके। लोगों का ध्यान में उस पर नहीं जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस साजिश कर रही है, लेकिन इस देश में गृह युद्ध छेड़ने की साजिश तो हो रही है। देश के कुछ हिस्सों को किसी भी तरीके से वैचारिक मतभेद लाकर कुछ न कुछ तरीके से काटने का प्रयास तो हो रहा है। और ये जो मणिपुर हिंसा जो हो रही है ना, ये उसी का परिणाम है। आग लगाने वाले लोग अभी सीबीआई की जांच हो रही है, सामने आएंगे और पकड़े जाएंगे। वहाँ 3 महीने से इंटरनेट बंद है। क्या लगता है कब तक ये जो हिंसा है कब तक शांत हो जाएगी? शांत होना चालू हो गया, 4 दिन से वहाँ अभी तक किसी की हत्या नहीं हुई है और शांत है। अभी 3 महीने से वहाँ इंटरनेट बंद है, फिर भी
वीडियो कहाँ से आ रहे हैं, वीडियो कौन भेज रहा अब आ रहे हैं है? ना। नेताओं को जब मना किया जा रहा है कि वहाँ मत जाइए, उसके बाद भी लोग जा रहे हैं, उनके जाने के बाद ही वीडियो क्यों आ रहा है? पुराने वीडियो कैसे आ रहे हैं? इंटरनेट बंद है तो वहाँ से वीडियो आ नहीं सकता, कोई ना कोई जाके ला रहा है। तो ये साजिश हो रही है कि इस आग को पूरे देश में फैलाया जाए। हमारे साथी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी गोधरा कांड में ऐसा करके, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने गोधरा कांड में 67 हिंदुओं को बोगी में बाकायदा घेर के, वही गंगा जमुनी तहजीब वालों ने बाकायदा घेर के 35-35 लीटर डब्बे में पेट्रोल लाकर घेर कर जलाया गया, और जो निकल के भाग रहे थे उनको पकड़ कर वापस ट्रेन की बोगी में डाला गया, उनको जिंदा जलाया गया। उसका आक्रोश वहाँ हुआ था। और प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तो राजधर्म नहीं निभाए। अरे भैया, राजधर्म निभाए थे तभी तो ट्रेन के कोच में घूमने गए थे। आपके कितने नेता वहां गए थे बता दीजिए। यहाँ तक दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उसी समय उनको पुलिस की मदद मांगी तो उन्होंने पुलिस की मदद भी नहीं की थी। भैया ऐसी स्थिति है। नहीं तो मैं तो बोला हूँ ना, मैं अंतिम में यही बोल रहा हूँ कि मैं उस घटना के ऊपर ज्यादा मैं नहीं गया हूँ। बात इस बात की है कि जो प्रधानमंत्री जो चुप्पी साधे हुए हैं, उस समय की प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने गोधरा घटना के ऊपर त्वरित प्रतिक्रिया जारी करते उन्होंने एक राजधर्म के बारे में मुख्यमंत्री को अपील किया था। हम ये कह सकते हैं कि जब आप वही पार्टी के, वही संस्कृति के जो लोग हैं, तो माननीय जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो विरासत है उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि वो अपने जो मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस जो हिंसा है, इस हिंसा के प्रति उनको सचेत करते, इनको समाधान के लिए उनको बात करते, इसको रोकने के लिए प्रयास करने के लिए वो बात करते, लेकिन वो मुंह में ताला लगा के बैठे थे। यही बात हम कहना चाह रहे थे। तो ये थे हमारे साथ विभिन्न संगठनों से आए पदाधिकारी जिन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर अपनी बात रखी। और मैं चाहूँगा कि जो मणिपुर जिस प्रकार से जल रहा है उसको लेकर कोई व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वहाँ की जानी चाहिए, जिससे वहाँ की व्यवस्था सुधर सके। और मैं वहाँ की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ की जो है स्थिति को काबू करे और जो है शांति व्यवस्था बनाए रखे। धन्यवाद।